हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना सेकंड टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये मोस्ट अबेंडेंट एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी। ये टिश्यू सबसे ज़्यादा मतलब पाया जाता है पूरी बॉडी में। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो आप सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं इसे कि इस तरह की ब्लड पूरी बॉडी में पाया जाता है, तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट है। ठीक है, कनेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू करता है, कनेक्ट्स टिश्यूज़ टू ऑर्गन्स करता है और कनेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स करता है। कनेक्शन का बेसिकली इसका काम है। अब इसमें लेकिन क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं वे देख लीजिए। कंसिस्ट ऑफ सेल, मैट्रिक्स को ही ग्राउंड सब्सटेंस भी कहा जाता है, मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस, एंड थर्ड फाइबर। अब टाइप्स कितने होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली मेजरली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्केलेटल एंड फ्लूइड। स्केलेटल में 2 आ गए, कार्टिलेज एंड बोन। फ्लूइड में 2 आ गए, ब्लड एंड लिम्फ। अब जो ऊपर हमने यहाँ पर बात की थी डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। अब बात करते हैं, देखते हैं एक एक करके। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब हमने बात की पहले पूरी बॉडी में सब टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब उन सब कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही एक मेंबर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रेजेंट बीनीथ द स्किन के नीचे पाया जाता है। जॉइंट्स स्किन टू द मसल, जब स्किन के नीचे पाया जाता है तो मसल्स होती है ना, भाई मूवमेंट के लिए मसल्स वर्क करती है, तो जॉइंट्स स्किन टू द मसल्स। और एक और चौथा पॉइंट हो गया, प्रेजेंट बिटवीन ऑर्गन्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड अराउंड नर्व्स। ये ध्यान रखिएगा, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट बिटवीन ऑर्गन्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड अराउंड नर्व्स। मैं इसलिए भी दोबारा बोलता हूँ ताकि आपका माइंड रिकॉल करे चीज़ों को और आपको आसानी से याद हो। तो मैंने एक डायग्राम से शो किया गया है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि बेसिकली यहाँ पर 3 चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें, सेल, मैट्रिक्स और फाइबर। तो उसी से मैंने डायग्राम से शो किया हुआ है कि जो बीच में वो सेंट्रल मोस्ट पार्ट हो गया यहाँ पर, ये क्या हो गया, फाइब्रोब्लास्ट जो साइड में ये ब्लू सिक्रेट कर रहे हैं, वो सिक्रेट कर रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर। और बाहर माइक्रोफेज है, मैक्रोफेज फैगोसाइटिक नेचर का होता है। और ये नीचे मास्ट सेल्स दिखाए हुए, मास्ट सेल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हिस्टामिन को, हेपेरिन को और सेरोटोनिन को। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हेपेरिन है, हेपेरिन क्या होता है, ब्लड एंटीकोगुलेंट, ब्लड का कोगुलेशन नहीं होने देता है बॉडी में। हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन हो गया वैसोडाइलेटर और सेरोटोनिन हो गया वैसो कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है सेरोटोनिन। ठीक है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमने देख लिया यहाँ तक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइबर कोलेजन सिक्रेटिंग सेल्स। मेजरली कौन सा फाइबर सिक्रेट करते हैं, कोलेजन फाइबर, लेकिन इलास्टिन भी कर देते हैं, लेकिन बहुत ही कम लेवल मात्रा में करते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस सेकंड नंबर पे, मैक्रोफेजेस मैंने बताया आपको फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। फैगोसाइटिक क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एमीबा फैगोसाइटिक नेचर का होता है। एमीबा फैगोसाइटिक नेचर का होता है, मतलब एंगल्फ करता है चीज़ों को, एंगल्फ ऑफ पैथोजेंस और बैक्टीरिया। और मैक्रोफेजेस को ही हम अलग अलग नामों से जानते हैं, इसकी हिस्टियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में हम हिस्टियोसाइट्स के नाम से जानते हैं, लेकिन लंग्स में हम नहीं क्या कहते हैं मैक्रोफेजेस को, डस्ट सेल्स कहते हैं। और एक कहते हैं हम इन्हें कफ्फर सेल्स कहते हैं हम लीवर में। ये आपका ऐसी डेटा है, ध्यान रखिएगा, ये रख सकते हो, वरना इतना काफ़ी है आपके लिए। तो थर्ड हो गया मास्ट सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन क्या हो गया, वैसोडाइलेटर मतलब ब्लड वेसल को डायलेट करता है। ब्लड ऊज आउट, जब ब्लड ऊज आउट करेगा तो फ्लूइड प्लस WBC बाहर आ जाएंगे, लेकिन क्या बाहर नहीं आएंगे, प्लेटलेट्स और RBC नहीं आएंगे बाहर। और ये जो हमने बताया जैसे कि WBC, प्लाज्मा और
तीसरा प्रोटीन्स, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके लिम्फ बना देते हैं। इसे प्रोसेस को डायबिटीसिस भी कहते हैं, जिससे बाहर निकल जाता है ये फ्लूइड, ठीक है। ये इन्फ्लामेशन जब इंक्रीज़ करते हैं, जब ये बाहर निकल जाते हैं, एलर्जी भी हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है वहाँ पर, और फीवर भी हो सकता है एलर्जी जब हो जाती है, ठीक है। हेपेरिन, हेपेरिन क्या हो गया, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है, मतलब वो जम जाता है ना ब्लड, कि अपना बॉडी में अगर जम गया तो आपकी सारी भाई एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म की रुक जाएगी, कैसे वर्क करेंगे आपकी बॉडी, तो इसलिए उसे कोगुलेट नहीं होने देता है, एंटी कोगुलेंट होता है। लेकिन जो बात करते हैं हम, एक और होता है, दैट इज़ क्या होता है, याद है आपको दैट इज़ फिब्रिन। फिब्रिन ऐसा वर्क करता है, जब बाहर हम बॉडी से बाहर निकलता है तो आपको देखा होगा कुछ पीला पीला सा जम जाता होगा आपके जो बाउंड के अराउंड, ठीक है। कुछ समय बाद अगर हल्की से कट लग गया तो वहाँ पर येलो कलर का एक फ्लूइड सा जम जाता है, क्या वो क्या होता है, फिब्रिन प्लस प्लेटलेट्स होता है वहाँ पर। फिब्रिन क्या करता है, ब्लड को कोगुलेट करता है, कोगुलेंट होता है, ये एंटी कोगुलेंट है। फिब्रिन क्या होता है, कोगुलेंट होता है, वो ब्लड को जमाने में हेल्प करता है आपकी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, वो इसलिए होता है ताकि ब्लड लॉस ना हो, ठीक है। सेरोटोनिन वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, टू इनहिबिट ब्लड लॉस, ब्लड का लॉस ना हो उसे रोकने के लिए सेरोटोनिन वर्क करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स में बेसिकली कौन से, बी लिम्फोसाइट आते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज़ को क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। अब भाई आपको लग रहा होगा भाई बहुत ही मुश्किल है ये सब, तो इन्हें ऐसी चीज़ें याद रखना, लेकिन बायोलॉजी बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। इसे आप याद रख सकते हैं, गम दे, कोई खुशी मांगता होगा, लेकिन आप याद रखिए गम दे, ठीक है, IgG गम दे, ठीक है। ओके, तो जी पाया जाता है, वो एक तो होता है स्मॉल होता है, काफ़ी सबसे स्मॉल होता है, IgG स्मॉल होता है, न्यूमरस होते हैं, काफ़ी नंबर में पाया जाता है, और कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है। IgA इन सिक्रीशन, मिल्क कोलेस्ट्रम एंड म्यूकस सिक्रेशंस। थर्ड हो गया IgM। मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है आपको, अगर एक बार देख लीजिए, याद रखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है ना। IgM फर्स्ट रीच द इन्फेक्शियस साइट। IgM होता है पहले रीच करता है सबसे पहले इन्फेक्शियस साइट पे, जहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा होता है आपका। IgD एसोसिएटेड विद लिम्फोसाइट्स, IgE इन एलर्जिक एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस, ठीक है। हम आगे चैप्टर्स में भी बात करेंगे इनके बारे में, अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि आपको आगे हेल्प हो सके। अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एडिपोसाइट्स सेल्स होते हैं इसमें एडिपोज टिश्यू में, अदर देन मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट जो हमने पहले बात कर लिया, मास सेल्स की, वे सब इसमें अगेन प्रेजेंट होंगे, कोलेजन फाइबर वगैरह, लेकिन एडिपोसाइट्स एक एडिशनली एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट हो गए। सेल्स अपीयर लाइक सिग्नेट रिंग शेप्ड। सिग्नेट रिंग आपने देखी होंगी, सिग्नेट रिंग आपकी थोड़ा वो पत्थर सा निकला हुआ होता है, सिग्नेट पत्थर को कहते हैं, सिग्नेट रिंग एडिपोसाइट्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो जो आप फिगर में देख सकते हैं कि इनका क्या होता है, एसेंट्रिक न्यूक्लियस, एसेंट्रिक मतलब पेरिफेरी में न्यूक्लियस, एसेंट्रिक न्यूक्लियस कह देते हैं। और साइड में जो है ना सेल के मतलब जो मेजरली अंदर भरा हुआ है, उनमें फैट भर के भरे हुए हैं, उन्होंने ठूस लिया अपने अंदर एक तरीके से समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म, जब भाई फैट इतना सारा हो गया एक सेल के अंदर, तो साइटोप्लाज्म कहाँ जाएगा, तो साइटोप्लाज्म के कोने में पतली सी लेयर्स उसमें प्रेजेंट होता है, बहुत ही कम प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि फैट उन्होंने भर लिया अपने अंदर। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यू, तो आपको एक तो आपने याद रखा होगा बहुत ही आसानी से, ये एक तो मतलब किडनी में मतलब इंसुलेशन में हेल्प करते हैं, आपको बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप, एडिपोज टिश्यू फैट मतलब स्टोर करते हैं, और ये हीट एब्जॉर्बिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि ये ब्लबर ऑफ व्हेल वगैरह हो गया, पेंगुइन्स में हो गया, ठीक है, ये सब में प्रेजेंट होता है। अब ये स्किन के नीचे पाया जाता है, जो हमने पहले बात की थी एरियोलर टिश्यू, वो भी बीनीथ द स्किन था, और ये भी बीनीथ द स्किन है। अभी तक कोई भी स्किन के अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन आगे हम बात करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है, अराउंड किडनी एंड हार्ट के प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह। भाई आपको कभी मतलब भागते हुए धक्का लग जाए, गिर जाए आप,
तो कैसा थोड़ा ना कि किडनी हिलने लग जाएगी आपकी उस लोकेशन से या हार्ट हिलने लग जाएगा, नहीं। वाइब्रेशन थोड़े बहुत होंगे लेकिन ऐसे अपने डिस्प्लेस नहीं होगा अपनी लोकेशन से। तो इसलिए शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। एक्ट्स एज इंसुलेटर, इंसुलेटर हीट एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। एग्जाम्पल ब्लबर ऑफ व्हेल, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उन्हें क्या मतलब पानी में रहना पड़ता है, मतलब हीट को स्टोर करना पड़ता है। उसमें भी पोलर बियर में भी प्रेजेंट होता है ब्लबर में, ठीक है। एडिपोसाइट्स, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है। लेप्टिन्स, ये सिक्रीट करते हैं लेप्टिन्स को। लेप्टिन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं एक तरीके के। एडिपोसाइट्स सिक्रीट करते हैं लेप्टिन्स को, ओके। फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं ये लेप्टिन्स, ठीक है। तो अब एडिपोसाइट्स, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे कि 2 टाइप्स के होते हैं। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं चीज़ों को, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं इनसे नीट में, ठीक है। तो एडिपोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, वाइट और ब्राउन, ठीक है। वाइट हो गया यूनिलोक्यूलर एंड ब्राउन हो गया मल्टीलोक्यूलर। मतलब लोक्यूलर आप ये समझते हैं, मतलब ग्रेन्यूल्स टाइप से, मतलब एक सेल में ग्रेन्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट हो गए साइड में, तो लोक्यूलर उसी तरीके से होते हैं, ठीक है। सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ब्राउन एडिपोसाइट्स में। अब ये बताइए, जब एक जगह तो है यूनिलोक्यूलर मतलब एक लोक्यूल है, एक जगह मल्टीलोक्यूलर, ठीक है, तो अब एनर्जी ज़्यादा कहाँ यूज़ होगी? ऑब्वियसली जहाँ ज़्यादा लोक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए यूनिलोक्यूलर में कम माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल होंगे, जिससे कम एटीपी सिंथेसिस होगा, और मल्टीलोक्यूलर में ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस होगा, इसलिए ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 20 टाइम्स, और कितने 20 टाइम्स एनर्जी ज़्यादा होगी इसमें, किससे? वाइट एडिपोसाइट्स से ज़्यादा, ठीक है। तो और वाइट एडिपोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सबक्यूटेनियस रीजन में, ब्लबर ऑफ व्हेल में। ब्लबर ऑफ व्हेल में क्या है? सबक्यूटेनियस फैट है। और ये ब्राउन आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, उनके गाल जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, हम खींचते हैं, पकड़ते हैं, उनके साथ हैं, खेलते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं? ब्राउन फैट होता है उनके मतलब चीक्स में, ठीक है, न्यू बॉर्न्स में बेसिकली। हाइबरनेटिंग एनिमल्स में ब्राउन क्योंकि मल्टीलोक्यूलर है और ज़्यादा एनर्जी सिक्रेट करेगा, तो ज़्यादा हीट बनेगी बॉडी में, इसलिए हाइबरनेटिंग एनिमल्स में इसका प्रेजेंस होता है ब्राउन एडिपोसाइट्स का। बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अभी तक हमने सफलतापूर्वक क्या कंप्लीट कर लिया है? एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू। अब आ गए हम, और जो कि दोनों पार्ट से किसके? लूज कनेक्टिव टिश्यू के। अब हम किस पर आ गए हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। ये फाइबर्स आर डेंसली पैक्ड। एक तो लूज प्रेजेंट थी उसमें, ये तो आप मतलब टर्म से ही ध्यान रख सकते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स आर डेंसली पैक्ड। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के हो गए हैं अब? डेंस कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। पहले बात करते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। इसमें क्या होता है? फाइबर्स आर ओरिएंटेड पैरेलल एंड सिस्टमैटिक। डेंसली पैक्ड हैविंग फाइब्रोब्लास्ट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसकी डायग्राम में दिखाया गया। फाइब्रोब्लास्ट क्या सिक्रेट करते हैं? कोलेजन फाइबर। डेंस रेगुलर की मैंने आपको ऊपर बताया था कि 2 टाइप्स होते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन में क्या आ गया? कॉर्ड, स्ट्रॉन्ग, कोलेजनस, अनडिस्टेंसिबल मतलब अनस्ट्रेचेबल। इनमें मतलब इलास्टिन प्रोटीन नहीं होते हैं, इसलिए अनडिस्टेंसिबल होते हैं। जबकि लिगामेंट्स जो होते हैं, लिगामेंट्स आपने आगे बात करूँगा चलिए। लिगामेंट्स जो होते हैं उसमें कॉर्ड, स्ट्रॉन्ग, कोलेजनस विद इलास्टिन। कोलेजनस भी होते हैं और उसके साथ एक और प्रोटीन पाया जाता है, इलास्टिन प्रोटीन, एंड आर डिस्टेंसिबल। मतलब इलास्टिन है तो इसलिए डिस्टेंसिबल है, स्ट्रेचेबल है। अब टेंडन जो हो गया, वे किसे कनेक्ट करता है? मसल टू बोन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 8 से आप पढ़ते आ रहे होंगे, मुझे पता है इसका। मसल टू बोन को कनेक्ट करता है टेंडन, और लिगामेंट्स जो है बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। अब आप याद कर सकते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है, मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप अपने हाथ देखिए आम, उसे बेंड करिए 90 डिग्री के एंगल पर, तो आपको दिखेगा एक एल शेप बन रही है, और दोनों बोन है, एक तो ये रेडियस अल्ना हो गई एक तरफ और एक होगी ह्यूमरस। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जो बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है एल शेप बन रही है, तो लिगामेंट, एल से लिगामेंट, ठीक है। ये एक और मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पर, एक बमटी और बबली। बमटी मतलब बोन टू मसल और बबली मतलब बोन टू बोन। ये थोड़ा आपकी आसानी के लिए याद रखा है। बम बोन टू मसल और टी टेंडन, बबली बोन टू बोन, लिगामेंट, ठीक है। बहुत अच्छे है। चलिए, ये मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक था वो यहाँ पर कवर किया है।
अभी नहीं इसकी बात करते हैं, अभी बात करते हैं डेंस रेगुलर हो गया, डेंस इरेगुलर की। डेंस इरेगुलर में कुछ ऐसा खास नहीं है, बस ये आपको यही ध्यान रखना है इसमें फाइबर्स आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। मतलब वहाँ पर हमने जैसे कि देखा था कि ये सारे पैरेलली अरेंज थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही आगे पीछे अरेंज होंगे डिफरेंटली। प्रेजेंट इन स्किन में पाए जाएंगे, स्किन में पाए जाएंगे, मतलब अब बात आ गई डर्मिस की, ये डर्मिस में पाए जाते हैं। अब मैं एक और टॉपिक यहाँ पर आपको फिनिश करवा देता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब आपको लग रहा होगा आगे पीछे क्यों पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन मानिए कि आपको, अगर मैं आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में इस तरह पढ़ाऊँगा, मैं आपको उसी जगह पढ़ाऊँगा जहाँ उसकी ज़रूरत होगी चीज़ की। हम अभी क्या कंप्लीट किया है, हमने अभी कंप्लीट किया है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की। तो उससे पहले मैं आपको एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज हम पढ़ेंगे, तो उसके बारे में टाइप्स बताते हूँ कार्टिलेज के। कार्टिलेज के टाइप्स हो गए हाइलिन कार्टिलेज, वाइट फाइब्रो कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज एंड कैल्सीफाइड कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज अभी आपने पढ़ा होगा अपने इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ ट्रैकिया में, बेसिकली मैं जानता हूँ यही तक पढ़ा गया हो, लेकिन थोड़ा और 11th आ गई है तो एग्जांपल आपको और याद रखने पड़ेंगे। नेज़ल सेप्टम में, सेप्टम होता है ना बीच में हड्डी जो आपकी होती है, ये अब हड्डी नहीं है एक्चुअली, ये नेज़ल सेप्टम में कार्टिलेज है। हड्डी क्या हो गई, बेसिकली बोन हो गई, तो लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होगा हाइलिन कार्टिलेज नेज़ल सेप्टम में। इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, इनकम्प्लीट क्यों होते हैं ये भी आपने ध्यान रखा होगा, ताकि एयर की वजह से कोलैप्स ना हो पाए। अगर कोलैप्स हो जाएगी ट्रैकिया अपना, तो क्या होगा, आपको एयर पास नहीं हो पाएगी और आपकी डेथ हो जाएगी। आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स, आर्टिकुलर सरफेस जहाँ दो बोन अटैच होती है उसके बीच में एक हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ताकि फ्रिक्शन को कम कर सके वहाँ पर, जिसकी वजह से बोन्स टीयर आउट ना हो। वाइट फाइब्रो कार्टिलेज की बात करते हैं, यहाँ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, बैकबोन में इंटरवर्टिब्रा होते हैं ना, वर्टिब्रा के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वहाँ पर वाइट फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। येलो इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं ईयर पिन्ना में, यूस्टेशियन ट्यूब में, टिप ऑफ नोज में एंड एपिग्लॉटिस में। इसे आप ध्यान रखते हैं, आप देखते हैं ना जो लोग हम सभी, मतलब लोग क्या, हम ही सभी होते हैं कि जब अपना ये बरसात होती है तो नाक चूती है ना, तो वो क्या होता है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज होता है, मतलब बहुत ही लंबी तार होता है, और बच्चे क्या करते हैं, उसे अंदर कर लेते हैं ये बहुत ही गंदा लगता है, लेकिन ऐसा होता है। येलो इलास्टिक कार्टिलेज ईयर पिन्ना में, यूस्टेशियन ट्यूब में, टिप ऑफ नोज में और एपिग्लॉटिस में। एपी मतलब ग्लॉटिस के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या शो किया है, आप अगर देख सकते हैं अपना फिगर में, यहाँ पर मैंने यूस्टेशियन ट्यूब आपको शो किया है। यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है, आपके जो मिडल ईयर होता है उसे फेरिंग्स से कनेक्ट करती है यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। कैल्सीफाइड कार्टिलेज की बात करते हैं। कैल्सीफाइड कार्टिलेज एग्जांपल सुपरा स्कैपुला ऑफ फ्रॉग। स्कैपुला क्या होता है, जो आपके ये शोल्डर ब्लेड होता है ना, उसे स्कैपुला कहते हैं। सुपर स्कैपुला ऑफ फ्रॉग में भी इसी तरह प्रेजेंट होता है, तो उसमें प्रेजेंट होता है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। अब बात करते हैं हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आपके दो टाइप्स के हो जाते हैं, कौन कौन से, एक तो जाते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू से पहले हमें बात करनी थी, चलिए कोई बात नहीं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप्स के हो जाते हैं, कार्टिलेजनस एंड बोन, कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है। तो कार्टिलेज की बात करते हैं, सॉलिड होते हैं, प्लाएबल होते हैं, प्लाएबल मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं। बच्चे में आप देखते होंगे कार्टिलेज बहुत भर भर के प्रेजेंट होते हैं, जब भी वो उससे आप हल्का सा बेंड कर सकते हो बहुत ईजीली। अगर छोटा बच्चा आपने हाथ में पकड़ा हो कभी, तो आपने देखा होगा कि उसके बेंड कर सकते हो, रेजिस्ट अगेंस्ट कंप्रेशन। सॉलिड क्यों कहा है, आप सोच रहे होंगे कि मतलब आपके अपने दिमाग में आया होगा कि भाई अपने ईयर में भी तो प्रेजेंट होता है और ईयर को आप बेंड कर सकते हैं, तो क्या इतना बेंड थोड़ा ना कर सकते हैं कि आप उसे सॉलिड ना कहें। सॉलिड तो है ना, कहीं ऐसे तो लिक्विड या मतलब स्टेट उसकी सॉलिड है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं थोड़ा सॉफ्ट है, ये कह सकते हैं, ठीक है। सॉलिड हो गया, प्लाएबल फ्लेक्सिबल हो गया, रेजिस्ट अगेंस्ट कंप्रेशन हो गया। मेड अप ऑफ प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रिन, ठीक है। नॉन वेस्कुलर होता है कार्टिलेज में, एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात है, ये नॉन वेस्कुलर होता है। लेकिन फिर अगर नॉन वेस्कुलर होता है तो अपना ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है, बाय पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम होता है, उसके थ्रू अपना ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो इसे लेना है या देना है, एब्जॉर्प्शन सेक्रेशन, वो उसके थ्रू करता है। लैमेला एब्सेंट होता है, यहाँ पर लैमेला एब्सेंट होता है। लैक्यूने फिल्ड, अभी आपको लैमिले लैक्यूने अब जो टर्म्स आएंगी थोड़ा उसमें आपको ध्यान देना होगा। लैमिले क्या हो गया, एक अरेंजमेंट होगा
हो गया फ्लूइड का, जो फ्लूइड इसके फाइब्रोब्लास्ट के अपन सॉरी यहाँ पर कौन से कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है ना, सेल्स जो बीच में आपने दिखाए हुए हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट्स के जो बाहर जो अरेंजमेंट है ना कॉन्सेंट्रिक, ये फ्लूइड का जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये क्या हो लैमिला हो गया, लैमिले। और जो ये जो सेल्स हो गए जिनके ये जो अरेंजमेंट हो गया जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगे, उसे लैक्यूने कहते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी लैक्यूने कहते हैं, जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट हो गए, हैविंग कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट को, कॉन्ड्रिन मैट्रिक्स को, जो कि बाहर मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ड्रिन मैट्रिक्स को, एंड हाइल्यूरोनिक एसिड को, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने अभी ऊपर 4 टाइप्स के वो 5 टाइप के अपना कार्टिलेज के टाइप्स पढ़े, तो वहीं अपना उसमें हमने ये सब पढ़ा था, नोज टिप, ईयर जॉइंट्स, पिन्ना, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अबंडेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में भर भर के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं बोन्स की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बोन्स। ओके बोन्स, ठीक है। बोन्स का फंक्शन सपोर्टिव बॉडी होती है, सपोर्ट बॉडी को सपोर्ट करते हैं। अगर बोन्स नहीं होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, नो फॉर्मेशन, मतलब आपके फॉर्मेशन लेस होंगे आप, ठीक है। सपोर्ट बॉडी करता है, ब्लड फॉर्मेशन करता है, जो आपके सारे ये RBCs WBCs उनका सिंथेसिस भी करता है। ये बोन्स लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, डिफेंस में हेल्प करता है। आप जब भी तो कोई अपना मारता है आप आगे कर देते हो हाथ, तो बोन्स उनका सपोर्टिव स्ट्रक्चर डिफेंस में काम आते हैं, ठीक है। वेरी हार्ड, नॉन प्लाएबल, वे प्लाएबल थी कार्टिलेज। अब मैं आपको डिफरेंस के साथ बात करता हूँ, ये वे हार्ड थी, ये वेरी हार्ड, उनसे भी ज़्यादा हार्ड है, कंपैरिजन हो रहा है। नॉन प्लाएबल है, नॉन फ्लेक्सिबल, रेजिस्ट अगेंस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं। मेड अप ऑफ कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, ये बने होते हैं ऑसिन प्रोटीन से। वे कार्टिलेज किससे बने होते थे, कॉन्ड्रिन प्रोटीन से, ये बने होते हैं ऑसिन प्रोटीन से। हाईली वेस्कुलर होते हैं, वेस्कुलर मतलब यहाँ पर कंडक्शन हो जाता है, मतलब किसका, ब्लड वेसल्स का, हाईली वेस्कुलर, ठीक है। अब ये मैंने बोन आपको दिखाई हुई है, इसका क्रॉस सेक्शन करके थोड़ा सॉरी ट्रांसवर्स सेक्शन करके दिखाया हुआ मैंने आपको। यहाँ पर ऊपर जो हो गई एपिफाइजिया होती है, एपिफाइजिया प्लेट होती है, एपिफाइजिया कहते हैं, जो टिप पर प्रेजेंट होती है दोनों तरफ, ठीक है। उन्हें उसमें क्या होता है, उसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और जो बोन के अंदर होता है प्रेजेंट वो येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, और जो बाहर ऊपर एपिफाइजियन प्लेट में प्रेजेंट होता है वो रेड बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो क्या करता है, RBC फॉर्मेशन करता है, और RBC फॉर्मेशन को हम एक टर्म देते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ध्यान रखिएगा टर्म एरिथ्रोपोइसिस। एपिफाइजियल प्लेट हो गया, यहाँ पर पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम हो गया, मतलब पेरी मतलब बाहर, ऑस्टियम के जो बाहर अपना लेयर होती है वो पेरियोस्टियम कहलाती है। ये बोन मैरो हो गया। देन अब मैंने आपका इसका दिखाया है अपना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करके बोन मैरो, यहाँ पर बोन मैरो प्रेजेंट हो गया बीच में, और फिर हमने बाहर दिखाया हुआ है यहाँ पर बीच में जो अपना पिंक कलर से मैंने मेंशन किया हुआ है हैवर्शन कैनाल, हैवर्शन कैनाल के थ्रू ही कंडक्शन होता है, या इसके अंदर मतलब कंडक्शन होता है, न मतलब ब्लड वेसल जारी होती है इसमें को। फिर बाहर हो गए लैमिले प्रेजेंट, लैमिले मतलब मैंने बता दिया आपको अरेंजमेंट होता है, लैमिले कंसेंट्रिक अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स का, लैमिले। फिर बात करते हैं वॉकमैन्स कैनाल की। अब जो हैवर्शन कैनाल को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं उन्हें कहते हैं वॉकमैन्स कैनाल, हैवर्शन कैनाल को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं उन्हें कहते हैं वॉकमैन्स कैनाल। कैनालिक्यूलाई क्या हो गया, कैनालिक्यूलाई अभी बात की थी हमने लैक्यूने की, लैक्यूने हैविंग ऑस्टियोसाइट्स, लैक्यूने के अंदर ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो उन्हीं लैक्यूने का एक अरेंजमेंट जो आपस में कनेक्शन कर देते हैं उन्हें कैनालिक्यूलाई कहते हैं, जो आपस में अरेंज करके जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे कैनालिक्यूलाई कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अभी आगे बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। ऐसा कुछ इसमें ख़ास नहीं है ज़्यादा, चैप्टर में आप आगे और अच्छे में सेकंड चैप्टर में और अच्छा है आप पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। चलिए ये थोड़ा सा ही रह गया है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो इसमें अपना 2 आ गए हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड की बात करते हैं, ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है ब्लड में। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लाज्मा। ब्लड कॉर्पस्कल्स कितने परसेंटेज में होते हैं, 45%, एंड प्लाज्मा 55%। ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं
यहाँ कॉपर सेल्स क्यों कहते हैं? कॉपर सेल्स बेसिकली आरबीसी की वजह से कहते हैं थोड़ा सा कि भाई, क्योंकि सेल्स और कॉपर सेल्स में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट कॉपर सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आरबीसी जो होते हैं वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता प्रेजेंट, इसलिए और उन्हें कॉपर सेल्स कहते हैं आरबीसी को। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसी क्या करते हैं? आरबीसी रेड ब्लड कॉपर सेल्स होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड बेसिकली होते हैं एडल्ट में नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। नंबर आप ध्यान रखिएगा, आपका मतलब जनरल भाई, मतलब मैं कहूँगा बायोलॉजी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको मतलब अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा कि आरबीसी का काउंट कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³। ये बहुत बेसिकली मैं देखता हूँ बहुत लोग रिपोर्ट चेक करते हैं डॉक्टर्स की, तो उन्हें पता नहीं होता है तो क्या करें, मतलब तो बेसिक डेटा का याद होना चाहिए। नंबर कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन, मतलब 50 to 55 लाख। ओके ओके, सही बोला ना? हाँ ठीक है, 50 to 55 लाख पर mm³। और डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना हो गया? डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं, और इनका काउंट हो गया 6000 to 8000 पर mm³। प्लेटलेट्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं, उन्हीं का ही जब टूटते हैं ना तब फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स का। उसके भी एक प्रोसेस होते हैं, वो हम दैट इज डिफरेंट पार्ट, यहाँ पर नहीं बात करते हैं उसके बारे में। चलिए, प्लेटलेट्स कितना काउंट होता है? 1.5 lakhs to 3.5 lakhs पर mm³, 1.5 lakhs to 3.5 lakhs पर mm³। अब थ्रोम्बोसाइट साइज़ की बात कर लेते हैं भाई। साइज़ और नंबर की बेस पर हमने अब तीनों को कैसे मतलब अलग अलग करेंगे। तो नंबर सबसे ज़्यादा किसका होएगा? नंबर सबसे ज़्यादा होएगा आरबीसीज़ का। आरबीसीज़ के बाद क्योंकि आरबीसी कितने हैं? 5 to 5.5 मिलियन, मतलब 50 लाख के करीब। अब प्लेटलेट्स कितने हो गए? 1.5 से 3.5 लाख, ठीक है। और फिर डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी कितने प्रेजेंट हो गए? 6 से 8 हज़ार। साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ में डब्ल्यूबीसी सबसे बड़े होते हैं, देन आरबीसी एंड देन प्लेटलेट्स। ये याद करने की चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए। यहीं पे पहले हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक की, दैट इज़ डब्ल्यूबीसी में 2 पार्ट होते हैं बेसिकली, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 चीज़ें रहती हैं, कौन कौन सी? बेसोफिल्स, ईस्नोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स 0.5 to 1% कंस्टिट्यूट करते हैं होल डब्ल्यूबीसीज़ में, ठीक है, 0.5 to 1%। ईस्नोफिल्स 2 to 3%। न्यूट्रोफिल्स दैट इज 65%। एंड न्यूट्रोफिल्स, ये मैंने स्ट्रक्चर शो किया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। परसेंटेज बेसोफिल्स 0.5 to 1%, ईस्नोफिल्स 2 to 3%, 0.5 to 1, फिर 1 के बाद क्या आता है? 2 to 3%। न्यूट्रोफिल्स को आप याद रखिएगा 65%। फिर बात करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स की। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में 2 चीज़ें आती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का कितना परसेंटेज हो गया? 6 to 8%। एंड लिम्फोसाइट्स का कितना परसेंटेज हो गया? 20 to 25%, ठीक है। तो 65% एंड 6 to 8% जो ये न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स है ना, वे दोनों किस नेचर के होते हैं? फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। फैगोसाइटिक नेचर होता है एंगल्फिंग नेचर के, मतलब जो इन्वेड करने के लिए आया है ना पैथोजेंस, उन्हें मतलब डाइजेस्ट कर सकते हैं, फैगोसाइटिक ईट कर सकते हैं, एंगल्फ कर सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मा कंस्टिट्यूट कितना पार्ट करता है? 55%। कॉर्पसेल्स, ब्लड कॉर्पसेल्स कितना करते हैं? 45%। तो प्लाज्मा का ज़्यादा परसेंटेज होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब जो परसेंटेज प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गैसेस, ठीक है। अब पहले बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं? 6 to 8%। और वाटर भी प्रेजेंट होता है, वाटर 90 to 92% प्रेजेंट होता है। अब प्रोटीन 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं। एल्ब्यूमिन होता है प्रोटीन प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन और कहाँ होता है? एग में प्रेजेंट होता है, जो वाइट होता है, वाइट पोर्शन, तो वहाँ पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस करता है एल्ब्यूमिन। ग्लोबुलिन्स क्या हो गए? ग्लोबुलिन्स में क्या क्या आ जाते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, गम दिया आपने ये पढ़ा था वो अभी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है, प्ले रोल इन डिफेंस में वर्क करते हैं, ठीक है। फिब्रिनोजन जो मैंने आपको बताया ब्लड कोगुलेंट होता है, जो आपको मतलब क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वहाँ पर फिब्रिनोजन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड।
प्रोटीन्स के अलावा और क्या क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए? आयंस हो गए बेसिकली, Na+K+Ca+2 बाइकार्बोनेट, सॉरी या बाय HCO3- एंड देन Cl-। ठीक है, फिर बात करते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में आ गए ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। न्यूट्रिएंट्स में कौन आ गए? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। एंड वेस्ट में यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, तो एक ही आप इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल सिस्टम ऑफ स्प्लीन, इन्हें क्या कहते हैं? मैक्रोफेजेस। रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स सिस्टम ऑफ स्प्लीन मैक्रोफेजेस कहते हैं। ओके, सो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है अपना क्या? कनेक्टिव टिश्यू। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं खुद आपको बता रहा हूँ, अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। ये जो अपने परसेंटेज पढ़ी थी ना यहाँ पर मोनोसाइट्स की 6 to 8%, ये जो परसेंटेज है, आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये परसेंटेज किसके इक्वल है? जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स का ये परसेंटेज है ना, ये भी 6 to 8% है यहाँ पर, और यहाँ पर जो मोनोसाइट्स का परसेंटेज है। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो मोनोसाइट्स का परसेंटेज है वो इनमें से किसके इक्वल है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो प्लाज्मा में जितना % प्रोटीन्स होता है ना, उसके इक्वल होएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और CO2 का भी इतना ही परसेंटेज होता है प्लाज्मा में, 6 to 8%। ये भी एक तीनों मतलब इक्वल होते हैं, 6 to 8% प्रोटीन्स का और मोनोसाइट्स का और CO2 का प्लाज्मा में। ठीक है, तो अभी तक हम यहीं तक की बात करते हैं, आगे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।